Hello everyone, my name is Ayushi Arora and welcome back to my YouTube channel. I hope all of you are doing well. If you are new to my channel then do hit the subscribe button. So today we are going to talk about a very important topic और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है. Even if you are doing MA history or you are doing BA honors history or you are preparing for NET JRF history or you are going to write your UPSC mains examination, in that sense also this has been a very important topic. So what is going to be our topic? तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन. एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन की भी आज हम स्टोरी पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द पॉलिटिकल एंड कल्चरल लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. कि क्या ऐसी पॉलिटिकल लेगेसी रही फ्रेंच रेवोल्यूशन की, आज उसके ऊपर बात करेंगे, और कल्चरल लेगेसी क्या रही उसके ऊपर बात करेंगे. राइट तो आज की क्लास में सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि व्हाट डू वी रियली अंडरस्टैंड बाय द टर्म लेगेसी. लेगेसी का मतलब क्या होता है? लेगेसी इज समथिंग लाइक विच वी इनहेरिट फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स. जो हम पुराने तौर से जो चला आ रहा होता है उसको हम अडॉप्ट करते चलते हैं अपने आज के प्रेजेंट सिनारियो में, उसे हम लेगेसी कहते हैं. फॉर इंस्टेंस जैसे कि हमने गांधी जी से अहिंसा सीखा था कि हमें किसी को भी नॉन वायलेंस बेसिकली हमने सीखा था. तो ये जो अहिंसा का कॉन्सेप्ट था ये हमने गांधी जी से सीखा, तो ये उनकी एक लेगेसी हो गई. सिमिलर मैनर में आज की क्लास में हम बात करेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की क्या क्या लेगेसी रही है. So we are going to see it in political context as well as in cultural context. तो आज का जो हमारा मेन जो क्वेश्चन है that is write a note on the political and cultural legacy of the French Revolution. अगर आप मास्टर्स करते हैं तो उसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इवन एट योर ऑनर्स लेवल BA लेवल पर भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज की क्लास में समझते हैं कि इसकी क्या क्या लेगेसी रही होगी. सो बेसिकली उस टाइम का आपको फ्रेंच सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं. उसको मैं आपके लिए पहले कुछ रीड करूंगी, देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट आउट. Like in many other parts of Europe, a conflict was emerging between the old regime and the new social forces in France. एक sort of conflict हो रहा था ओल्ड रेजीम के बीच में और जो नई सोशल फोर्सेस थी फ्रांस के अंदर, उनके बीच में एक सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था. सो व्हाट वाज दैट? द स्टेट ऑफ फ्रांस वाज इन अ डीप फाइनेंशियल क्राइसिस. अब हुआ क्या, जो फ्रांस था वो एक ऐसे डीप फाइनेंशियल क्राइसिस में जी रहा था कि उसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम्स आने लगी. एंड द सब्जेक्ट ऑफ टैक्सेशन ब्रॉट द इशू ऑफ प्रिविलेज टू द फोरफ्रंट. आज की क्लास में हम बात करेंगे कि कैसे टैक्सेस ने एक क्या रोल प्ले किया कि आपका जो फ्रेंच सोसाइटी है वो पूरे तरीके से हिल जाता है. सो द कॉलिंग ऑफ एस्टेट जनरल टू टैकल द टैक्सेशन प्रॉब्लम स्पार्क्ड ऑफ द क्राइसिस. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फाइनेंशियली फ्रांस अच्छी पोजीशन में नहीं था. जब भी कोई भी कंट्री फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होती है देन ओनली a situation of crisis happens. तभी एक क्राइसिस का सिचुएशन होता है. सो उस समय पर क्या 3 एस्टेट्स थी उसके ऊपर हम फोकस करेंगे. तो फ्रांस के अंदर उस समय पर 3 एस्टेट्स थी. फर्स्ट वॉज क्लर्जी, सेकेंड वॉज योर नोबिलिटी एंड द थर्ड वन वॉज पेजेंट्स, बिजनेसमैन एंड लैंडलेस लेबरर्स. राइट. सो clergy and nobility constituted a very small minority of population. तो clergy और nobility का क्या था, बहुत ही कम अमाउंट की पॉपुलेशन थी बट enjoyed most of the privileges. अब देखो clergy और nobility जो थे वो बहुत ही कम अमाउंट में थे, मतलब the population was very less. बट जो थर्ड एस्टेट था उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी. सो but the rest of the 90% of the population remained burdened with the taxes. तो ऐसा था क्लर्जी और नोबिलिटी को कोई टैक्स पे नहीं करना. ठीक है, सारे के सारे टैक्सेस पे किसको करने? थर्ड एस्टेट को. एंड थर्ड एस्टेट में आपके कौन कौन आते हैं?
पेजेंट्स, बिजनेसमैन, लॉयर्स, ये वाले सारे लोग. And many of them had to pay signorial dues but had much lesser representation. उनकी रिप्रेजेंटेशन भी कम थी और उनको अलग अलग ड्यूज भी पे करने होते थे. This political system was questioned by the newly emerging classes. अब इस political system को फ्रांस के अंदर जो newly emerging classes थी उन्होंने क्वेश्चन किया. अब आगे देखते हैं. There were certain ideas. They were deeply imbued with the ideals of political reform. अब वहां से हमें ये देखना है कि लेगेसी में मिला क्या, ऐसा क्या हुआ. तो वहां पर आइडियाज थे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के, फ्लोइंग फ्रॉम द आइडियाज ऑफ एनलाइटनमेंट. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में रेनेसा के ऊपर बात की गई है और रेनेसा और एनलाइटनमेंट के ऊपर उसमें मैंने बात की है. आगे मैं एक और वीडियो एनलाइटनमेंट के ऊपर भी बनाऊंगी, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. तो कह रहे हैं कि उस समय पर फ्रांस के अंदर एनलाइटनमेंट की आइडियाज की वजह से और जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की वजह से देयर वाज a sort of change which was coming. Okay, so the elections of the Estate General activated all the sections of the society, while the mobility tried to capture its losing power and safeguard its privilege. The representatives of the middle class attempted to alter the power structure. So what was happening was कि जो फ्रांस की सोसाइटी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी. तो ऑब्वियसली क्लर्जी को प्रिविलेजेस मिले हैं, नोबिलिटी को प्रिविलेज मिले हैं, तो थर्ड एस्टेट इज ऑब्वियसली गोइंग टू रिवोल्ट अगेंस्ट इट कि भाई हमें तो टैक्सेस पे करना है, हमें तो अच्छा सिचुएशन नहीं मिला है. तो जो मिडिल क्लास थे या जो अनप्रिविलेज्ड जो लोग थे, उन्होंने सोचा कि किसी तरीके से फ्रांस के पावर स्ट्रक्चर को ऑल्टर किया जाए. So the events of 1789 rapidly outran all the expectations. These are simultaneously outbreaks of the urban poor, leading to the famous capture of Bastille on July 14, 1789. So basically आज की क्लास में मैं आपको फ्रांस के फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टोरी पे एम्फेसाइज नहीं करूंगी. आज की क्लास में मैं एम्फेसाइज करेंगी कि क्या फ्रांस की पॉलिटिकल और कल्चरल लेगेसी रही है. सो जैसे कि आपको पता है कि उन लोगों ने बैस्टाइल जो जगह होती है उसको पूरा का पूरा उन्होंने कैप्चर कर लेते हैं. तो वो सारी चीजों के बारे में तो वी ऑलरेडी नो. तो आगे बात करते हैं द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड एस्टेट. जो आपका थर्ड एस्टेट था जिसके अंदर बिजनेसमैन आते थे, आपके क्या बोलते, लॉयर्स आते थे, बिग बिजनेसमैन होते थे, पेजेंट्स होते थे. सो दे वर फेसिंग प्रॉब्लम्स, डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज द नेशनल असेंबली. थर्ड एस्टेट वालों ने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया, नेशनल असेंबली, एंड बिगैन क्रिएटिंग न्यू फ्रांस थ्रू डिबेट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स. तो वो लोग नेशनल असेंबली क्रिएट करते हैं और अपना नए नए एक्सपेरिमेंट्स और डिबेट्स के थ्रू चीजों को करने की कोशिश करते हैं. The new constitution of 1791 and the confiscation of the church property radically transformed the state structure of France and altered the basis of power and authority. तो बेसिकली क्या हुआ, 1791 के अंदर फ्रांस के अंदर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आया. उस नए कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पावर स्ट्रक्चर था उसको ऑल्टर किया, चर्च की प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लिया. तो ये सारी बातें तो हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन में पता है. सो what is the political legacy of the French Revolution? पॉलिटिकल लेगेसी क्या है फ्रेंच रेवोल्यूशन की, कि हमने पॉलिटिकली क्या क्या चीजें अडेप्ट की हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से. नंबर 1, द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. ये जो आइडियल्स है ना, लिबर्टी के, इक्वालिटी के, फ्रेटर्निटी के, ये सारे के सारे हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए हैं. नंबर 2, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिकन स्टेट. जो रिपब्लिकन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो सारा कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया है. नाउ नंबर 3, मॉडर्न व्यूज ऑन रिप्रेजेंटेशन. रिप्रेजेंटेशन के व्यूज भी हमने कहाँ से लिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए. एंड नंबर 4, द थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशनरी कॉन्स्पिरेसी. थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशनरी कॉन्स्पिरेसी भी हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया है.
आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन की पॉलिटिक्स से बहुत सारे ऐसे विचार लिए हैं, बहुत सारे ऐसे आइडियल्स लिए हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और क्रूशियल हैं। सो आई होप आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, ये 4 आइडियल्स हैं, यहाँ पर लिखा है। सो द नंबर 1 इज द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। नंबर 2 द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिकन स्टेट। नंबर 3 मॉडर्न व्यूज ऑन रिप्रेजेंटेशन। एंड नंबर 4 द थ्योरी ऑफ revolutionary conspiracy. I hope you are understanding what 4 points we are going to talk about in the further video. आपको समझ में आना चाहिए कि हम किन 4 बातों की बात कर रहे हैं। I hope आपको क्लियरली समझ में आया होगा। So, अभी तक मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया कि फ्रांस के अंदर 3 एस्टेट्स थे, उसमें से जो 3rd एस्टेट थे उनको सारे के सारे टैक्सेस पे करने होते थे एंड दे वर हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम with the system of government which was present over there. तो अब पॉलिटिकली हमने क्या क्या सीखा, पॉलिटिकल लेगेसी क्या है फ्रेंच रेवोल्यूशन की, आइए इसके ऊपर बात करते हैं। सो द फ्रेंच रेवोल्यूशन led to the creation of new political rhetoric and the development of new symbolic form of political practice, transformed the contemporary notions about politics which became an instrument for reshaping society. So basically we are going to talk about those political ideas which actually shaped the polity of the France. कि ऐसे कौन से पॉलिटिकल आइडियाज रहे उस समय पर जिसने फ्रांस की पॉलिटी को पूरी तरीके से शेप अप किया, और सिर्फ फ्रांस को ही नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थी उस समय की, और इवन टिल डेट फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज ने हमें आज तक अफेक्ट किया है। सो फॉर फ्यूरे द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज एसेंशियली अ पॉलिटिकल फिनोमेनन। तो फ्यूरे कह रहे हैं कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो मेरे लिए एक पॉलिटिकल फिनोमेनन ही है। इट लेड टू प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पॉलिटिकल डिस्कोर्स। तो एक प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है किसका, पॉलिटिकल डिस्कोर्स का, जो उस समय का पॉलिटिक्स है उसका एक टोटल रिफॉर्मेशन उस समय पर हुआ है, इन्वॉल्विंग न्यू बट पावरफुल फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल सिंबॉलिज्म and experimented in radical forms of political action which was unprecedented and unanticipated. तो कह रहे हैं कि इसका किसी को आइडिया नहीं था कि आगे चलकर किस तरीके की पॉलिटिक्स आने वाली है, या क्या ऐसे पावर स्ट्रक्चर्स होंगे, या क्या क्या ऐसी चीजें होंगी। सो नोबडी वाज हैविंग एनी क्लू कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आएगा तो उसकी क्या क्या लेगेसी आएगी, ऐसा किसी को पता थोड़ी होता है। लेकिन धीरे धीरे बाय द टाइम इट हैपेंड सर्टेन आइडियाज गॉट स्प्रेड अप। तो वो सर्टेन आइडियाज ने ही आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया। द एंशिएंट रिजीम मतलब क्या, कि जो पहले वाली रिजीम थी वॉज डोमिनेटेड बाय द किंग। तो पहले वहां पर एक राजा का रूल होता था। द रेवोल्यूशन टर्न्ड इट इनटू पीपल्स अचीवमेंट, कि ऐसा क्या हुआ कि राजा के रूल से एकदम से लोगों का रूल आ गया, यानी कि पीपल्स गवर्नमेंट केम अप, राइट। सो फ्रॉम द किंगडम ऑफ सब्जेक्ट्स फ्रांस बिकेम अ नेशन ऑफ सिटीजन्स। तो प्रजा के उससे वो एक सिटीजन्स का नेशन बना। द ओल्ड सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन प्रिविलेज, द रेवोल्यूशन एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी। कह रहे हैं कि जो ओल्ड सोसाइटी थी वो किस पे बेस्ड थी, प्रिविलेजेस पे बेस्ड थी, कि भाई क्लर्जी को भी प्रिविलेज मिल रहा है, नोबिलिटी को भी प्रिविलेज मिल रहा है, बट वेयर एज आपका 3rd एस्टेट इज हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सो द एमर्जेंस ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल कल्चर, एक मॉडर्न पॉलिटिकल कल्चर उस समय पर एमर्ज हुआ विच डिस्ट्रॉयड द एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की। जो एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की है वो एकदम से क्या हुई, डिस्ट्रॉय हुई, and brought about a political order under which the nation existed as a collective body. तो कह रहे हैं कि मोनार्की एंड हुई और एक ऐसा पॉलिटिकल ऑर्डर आया जो कि एक पूरा कलेक्टिवली आपका एक पॉलिटिकल ऑर्डर जो कि नेशन बेस्ड है, जो कि लोगों के लिए बात करता है।
सो द पॉलिटिकल लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, पॉलिटिकल लेगेसी के अंदर हम बात कर रहे हैं आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इन 3 आइडियल्स के ऊपर हम बात करेंगे, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी ऐसे 3 आइडियल्स हैं जो कि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए हैं, एंड दीज 3 आइडियल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि लिबर्टी का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी का मतलब क्या होता है और फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है। पहले तो मैं आपको सिंपल इनका जो लिटरल मीनिंग है वो बता देती हूँ। लिबर्टी मीन्स अ सॉर्ट ऑफ फ्रीडम, कि हमें किसी तरीके की आजादी है, फ्रीडम है, दैट इज लिबर्टी। इक्वालिटी मतलब कि हम सब बराबर है, इक्वल इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड एवरीथिंग, तो इक्वालिटी है। एंड देन फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड, कि आपस में भाईचारा है। सो द पॉलिटिकल लेगेसी दैट इज द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो इसको काफी ग्रेटर डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे। No doubt that the ideas of liberty, equality and fraternity and so on had existed sometimes in a very confused way, right? Or in abstract form in many of the societies. बहुत सारी societies में जो ideas हैं liberty, equality और fraternity के, वो exist करते थे, but काफी abstract form में, हमें एकदम clear form में नहीं पता थे। But in France during the revolutionary era, these became the guiding principles for the lawmakers. तो कह रहे जो कानून को बनाने वाले थे उनके लिए प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी क्या बने, गाइडिंग प्रिंसिपल्स बने, कि उन्होंने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को अपना बेसिस रखकर दे मेड थिंग्स। सो द अमेरिकन रेवोल्यूशन ऑफ 1776 हैज आल्सो डिक्लेयर्ड ऑल मेन born free and equal। कह रहे कि जो आपका अमेरिकन रेवोल्यूशन है वो भी ये कहता है कि जितने भी मेन हैं आर born free and equal। Congress of the representatives of the 13 colonies had asserted that all men are born equal। कहते हैं कि जो इंसान है all of them are equal।